हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डे 5 का लेक्चर। हमने ऑलरेडी 4 डे के लेक्चर को हमारे यूट्यूब चैनल अशरफी क्लासेस पे अपलोड कर रखा है। उसमें हमने 2 चैप्टर्स को ऑलरेडी रिवीजन कर रखा है। एक है 2 ध्रुवीयता का, दूसरा है सत्ता के नए केंद्र। आज जो है हमारा नया चैप्टर, नया टॉपिक, नया बिंदु समकालीन दक्षिण एशिया है। गाइस आज हम बात करने वाले हैं समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में। समकालीन दक्षिण एशिया की क्या समस्याएं हैं, इसके अंदर क्या देश हैं और कौन कौन से देश हैं, यहाँ पे सहयोग के कौन से क्षेत्र हैं, यहाँ पे विवाद के कौन से क्षेत्र हैं। इन सभी बिंदुओं के ऊपर हम आज आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस चैप्टर से कम एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं और एमसीक्यू भी आने के बिल्कुल चांस रहते हैं। तो गाइस हम बात करने वाले हैं समकालीन दक्षिण एशिया। तो समकालीन दक्षिण एशिया क्या है, इसके अंदर कितने देश हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि समकालीन दक्षिण एशिया के अंदर पहले 7 देश आते थे। अब अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो समकालीन दक्षिण एशिया में 8 देश आते हैं। कौन कौन से हैं? पहला भारत खुद है, दूसरा पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, अफगानिस्तान है, मालदीव है, ये सारे देश है, श्रीलंका है। ये 8 देश जो हैं ये क्या है, दक्षिण एशिया में आते हैं। हम चाइना को दक्षिण एशिया में शामिल क्यों नहीं करते? क्योंकि वो अपने आप को मध्य एशिया का मानता है, इसलिए वो इस संगठन का, इस क्षेत्र का कोई इसमें नहीं पढ़ने वाले हैं। गाइस आज हम बात करेंगे दक्षिण एशिया की। दक्षिण एशिया की अगर हम विशेषताओं की बात करें, यहाँ की विशेषता क्या है, तो विशेषता को हम 2 स्तर पे बात करते हैं। एक तो भौगोलिक विशेषता और एक राजनीतिक विशेषता। भौगोलिक विशेषता की बात करें तो इसके पूर्व साइड में, क्या दक्षिण एशिया के पूर्व साइड में बंगाल की खाड़ी हमें देखने को मिलती है, जो दक्षिण एशिया को क्या खूबसूरत बनाती है। पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में अरब सागर हमें देखने को मिल रहा है। उत्तर की बात करें तो उत्तर में हिमालय पर्वत की श्रृंखला हमें देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम दक्षिण की बात करें तो हमें हिंद महासागर देखने को मिल रहा है। जैसे दक्षिण में हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र वगैरह देश हैं, महाराष्ट्र वगैरह राज्य हैं, कर्नाटका है, इन जगहों पे क्या हमें हिंद महासागर देखने को मिल रहा है। गुजरात साइड में हमें अरब सागर देखने को मिल रहा है। पूर्व में आप सभी देख रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी नजर आ रही है। और ये क्या है, भौगोलिक विविधताओं से भरा हुआ है। और इस भौगोलिक विविधता कितना खूबसूरत है, हर तरफ नदी, पहाड़, पर्वतों से घिरा हुआ है हमारा समकालीन दक्षिण एशिया। अब बात करेंगे राजनीतिक स्थिति की। तो राजनीतिक स्थिति की बात करें तो भारत और श्रीलंका, आजादी इसकी कब हुई? 1947 में। ये कब आजाद हुआ? 1948 में। तो ये आजादी से लेकर अभी तक यहाँ पे लोकतंत्र को अपनाया गया है। और अगर हम वर्तमान स्थिति की श्रीलंका की बात करें तो यहाँ पे भी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है और वहां के नेता ने वहां पे आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा कर रखी है 1 अप्रैल शायद 2022 से। और इन दोनों देशों में अभी तक हमें लोकतंत्र देखने को मिल रहा है। और सफल लोकतंत्र की बात करें तो भारत में हमें अब तक का सफल लोकतंत्र देखने को मिल रहा है। 47 से लेकर के आज 2023 तक भारत में एक बार भी सैनिक सत्ता पलट नहीं हुआ। भारत की जनता लोकतंत्र को पसंद करती है। इस वजह से भारत जो एक विश्व का सफलतम लोकतंत्र, सफलतम संविधान के रूप में हमें देखा जाता है। और अगर हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें, ताकि गाइस पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पे लोकतंत्र भी है और सैन्य भी है। कभी लोकतंत्र आया है तो कभी सैन्य आया है। पाकिस्तान की बात करें तो लगभग 4 बार यहाँ पे सैन्य तख्ता पलट हो चुका है। अभी हम इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। बात करें नेपाल की तो नेपाल 2006 से पहले संवैधानिक राजतंत्र था, लेकिन वहां पे आंदोलन आए, लोगों के अंदर उत्सुकता आई लोकतंत्र को लेकर के, वहां पे अब राजतंत्र खत्म हो गया। और बात करें वहां पे भी अभी लोकतांत्रिक की सरकार है। मालदीव की बात करें तो 1968 तक वो क्या हुआ करता था, 1968 तक वो राजतंत्र हुआ करता था मालदीव। और अभी की बात करें तो 2005 से वहां पे प्रथम चुनाव है और वहां की राष्ट्रीय पार्टी एमडीपी है। कौन सी पार्टी है? एमडीपी, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान की अगर आप स्थिति की बात करेंगे तो वहां पे भी लोकतंत्र की सरकार थी, लेकिन अभी बात करें तो वहां पे तालिबानी को शासन है। हमारा भारत ही ऐसा है। और एक श्रीलंका जहां पे अभी तक क्या चल रहा है, लोकतंत्र चल रहा है। अब बात करेंगे इन क्षेत्रों की, दक्षिण एशिया की समस्याएं क्या है। दक्षिण एशिया के देशों की समस्या की बात करें तो यहाँ पे सीमा विवाद है। सीमा विवाद कैसा? कश्मीर को लेकर के सीमा विवाद है। आप देख रहे हैं कश्मीर को लेकर सीमा विवाद आप देख रहे होंगे 1947 से चला आ रहा है, आजादी के समय से। तो भारत और पाकिस्तान इसके बीच संबंध खराब रहते हैं। ये यहाँ की समस्या का देखी जाती है। नदी जल बंटवारा को लेकर विवाद है, पाकिस्तान से नदी जल बंटवारा को लेकर विवाद है।
श्रीलंका से विवाद है जल बंटवारा को लेके। और बात करें बांग्लादेश से विवाद है ब्रह्मपुत्र नदी को लेके, पाकिस्तान से सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर के। और बात करें इस क्षेत्र में दक्षिण एशिया में हमें काफी जातीय संघर्ष देखने को मिलता है। आपको पता है कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष चल रहा है तमिल विशेष सिंहलियों का, और क्यों चल रहा है वो भी हम बात करेंगे। और बात करें यहाँ की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, यहाँ पे आपस में हमें विद्रोह देखने को मिलता है। इस वजह से दक्षिण एशिया में ये सारी हमें समस्याएं देखने को मिलती है, जो कि काफी सारी समस्याएं। अब हम बात करेंगे देश के बारे में, बात कर लिया इसके अंदर 8 देश है दक्षिण एशिया के अंदर, और कौन कौन से वो भी आपको पता है। विशेषता की बात करें, भौगोलिक और राजनीतिक विशेषता बात कर ली, समस्या की बात कर ली। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इनके बारे में सहयोग के क्षेत्र बात करेंगे और विवाद के क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गाइस, पिछले स्लाइडर में हमने पढ़ लिया समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में, कौन से देश हैं, क्या विशेषताएं, इनके बीच में क्या विवाद हैं। अब हम बात करते हैं इनके देशों के बारे में। भारत के बारे में सबको पता ही है कि भारत 1947 में आजाद होता है, उसके बाद लोकतंत्र को अपनाया जाता है, फिर उस तरह से राजनीतिक प्रवृत्तियां किस तरह से चलती हैं। अब हम बात करते हैं पहले श्रीलंका की, नहीं श्रीलंका से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान सबको पता ही है, हमारा छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा क्या, छोटा बच्चा ही हमारा, और क्या बच्चे को बच्चा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। अब बात करते हैं, ये हमारे साथ आजाद होता है और ये अलग राष्ट्र की मांग कर देता है, लेकिन हमारे भारत की प्रवृत्ति देखो, हमारे भारत की प्रकृति देखो, हमारे भारत की संस्कृति देखो। हमने सभी धर्मों को रहने का भारत में आदेश दे दिया, वो धर्म के नाम पे आजाद हुआ पाकिस्तान, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ के नेताओं ने क्या कहा, जिन भाइयों को उधर जाना है वो जाएं, लेकिन जिनको इस देश में रहना है, जिनको इस देश को चूज करना है, पसंद करना है, वो इस देश में रह सकते हैं। हमारा दिल बहुत बड़ा है, हमने सबको जगह दे रखी है। तो हम बात करते हैं पाकिस्तान जैसे छोटे तुच्छ मुच्चे लोग इस बात को नहीं समझ सकते, इसी भारत समझ सकता है इसको। हम बात करें पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान 1947 में आजाद हुआ, सही बात है। आजाद होने के बाद क्या हुआ, इसने लोकतंत्र को अपनाया, हमने लोकतंत्र को अपनाया, लेकिन भारत के लोकतंत्र उसके लोकतंत्र में बहुत अंतर है। हमारे यहाँ लोगों का शासन होता है, वहां पे सेनाओं का शासन होता है। वहां लोकतंत्र में भी सेनाओं का शासन होता है, समय समय पे तख्ता पलट हो चुके हैं। हमारे यहाँ हुआ ना, हमारे यहाँ कभी ऐसी स्थिति भी देखने को मिली। हमारे यहाँ देखो, सफलतम संविधान हमारे भारत का है, हमें इस बात पे प्राउड है। सफलतम लोकतंत्र हमारे पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर कहीं है तो भारत का लोकतंत्र है, और विश्व गुरु अगर कोई है तो कोई और नहीं। हम प्राउड से कहते हैं हम भारतीय हैं और हमारा भारत है। बात करेंगे, यहाँ पे 4 बार सैनिक तख्ता पलट हो चुका है, जनरल यहिया खान द्वारा, अयूब खान द्वारा, जियाउल हक द्वारा, 1999 में परवेज मुशर्रफ द्वारा। वहां पे 4 बार लोकतंत्र की सत्ता को, लोकतंत्र के शासन को पलट करके सेना ने अपना हस्तक्षेप किया है, और हस्तक्षेप करके वहां पे सैन्य शासन को तख्ता पलट कर दिया है। और बात करेंगे लोकतंत्र वहां पे स्थायी क्यों नहीं रह पाते। हमारे यहाँ तो भारत टिका हुआ है, हमारे लोकतंत्र टिका हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में लोकतंत्र ना टिक पाने के क्या कारण है, उसके काफी सारे कारण है। इसमें देखिए, धार्मिक गुरु किस तरह, वहां पे धार्मिक गुरुओं का क्या है, काफी दबदबा, काफी वर्चस्व देखने को मिलता है, जो लोगों को कट्टरपंथी समुदायों द्वारा भड़काने की कोशिश करते हैं। अब वहां पे भ्रष्ट नेता है, इसकी वजह से लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाती। वहां पे जनता के अंदर नाराजगी आ जाती है, सरकार वहां पे भ्रष्टाचार करती है, सेना वहां पे तख्ता पलट कर देती है, बस जनता नाराज हो जाती है, इसलिए लोकतंत्र की सरकार को पलट देती है। आप देखते रहिए, परवेज मुशर्रफ को देखा आपने, परवेज मुशर्रफ के बाद आपने नवाज शरीफ को देखा, फिर खिलाड़ी क्रिकेटर क्या नाम है उनका, इमरान खान को देखा, वो भी भ्रष्टाचार में जेल में ठूसे पड़े हुए, इसलिए वहां पे लोकतंत्र स्थापित नहीं रह पाता। अभी भी स्थिति देख लीजिए, वहां पे नवाज शरीफ के छोटे भाई जो भी हैं शरीफ, हमें क्या मतलब उनसे, हमारे यहाँ अलग ही बातचीत है। भ्रष्ट नेता है सारे वहां पे, हमारे यहाँ नहीं भ्रष्ट नेता, हमारे भ्रष्टाचार खत्म है, सबको पता है, आपको ही पता है हमारा देश क्या है। बात करें बाहरी शक्तियां, और बाहरी शक्तियां भी नहीं चाहती कि वहां पे लोकतंत्र स्थापित हो पाए, जैसे अमेरिका नहीं चाह पाता। क्यों? क्योंकि जब भी लोकतंत्र की वहां सरकार रहती है तो भारत से संबंध अच्छे रहते हैं, क्योंकि भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है। लेकिन जब भी वहां पे सेना का शासन होता है तब आतंकवादियों को बढ़ावा मिलता है, ये खुद पनाह देते हैं और आज खुद कहते हैं कि आतंकवादी बहुत बड़ी समस्या है। और बात करें भूस्वामी को दबदबा है, किनका दबदबा है, जो बड़े बड़े जमींदार है, भूस्वामी, उनका दबदबा है, वो लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से लोकतंत्र स्थापित नहीं रह पाता। बात करेंगे भारत में लोकतंत्र स्थापित क्यों है, भारत में सबको पता है लोकतंत्र क्यों स्थापित है, क्योंकि यहाँ पे एकता है, यहाँ पे अखंडता है, यहाँ पे तालमेल है। इन वजहों से यहाँ पे अच्छे नेता आ रहे हैं, अच्छा शासन चल रहा है, यहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी है, इसलिए यहाँ पे लोकतंत्र क्या है दोस्तों,
स्थायी है। अब बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश आज के समय में आपको जैसा बांग्लादेश दिखता है वो वैसा बांग्लादेश नहीं था। पाकिस्तान के दो बंटवारे होते हैं, ये वाला पश्चिमी पाकिस्तान होता है और जो बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान होता है। क्यों? क्योंकि उस इलाके में भी काफी मुस्लिम समुदाय रहते थे, इस वजह से उसका बंटवारा उधर हो गया। लेकिन 1947 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा रहता है। किसका हिस्सा रहता है? पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा रहता है। लेकिन वहां पे जिद्दोजहद चलती है, वहां पे लोकतंत्र को लेकर मांग बढ़ती है और ये पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा, किनके द्वारा? पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा वहां पे जबरन उर्दू थोपने के विरोध में वहां जनता आंदोलन करती है और इसमें ज्यादा नाम आता है शेख मुजीबुर रहमान का। किनका नाम आता है? शेख मुजीबुर रहमान। और आंदोलन होते हैं और वो चाहते हैं कि अपने बांग्लादेश को बंगाली भाषी बना उर्दू भाषी की जगह। वो कहते हैं हम उर्दू पढ़ेंगे लेकिन आप हमें जबरन उर्दू नहीं पढ़वा सकते। उनका मानना था। इसको लेकर जनता विरोध करती है, आंदोलन होता है और इन आंदोलन को दबाने का पाकिस्तान के द्वारा फुल विरोध किया जाता है और विरोध किया जाता है। और इसके बाद में जो पश्चिमी पाकिस्तान की सेना है, किसकी सेना है? पश्चिमी पाकिस्तान की सेना है। ये पूरी पाकिस्तान में आके खूब महिलाओं की स्थिति बर्बाद करती है, खूब महिलाओं पे अत्याचार होता है, काफी लोग मारे जाते हैं। और इसी समय में 1970 में, कब? 1970 में यहाँ पे चुनाव हो रहे होते हैं और शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में आवामी लीग, कौन? आवामी लीग बांग्लादेश की पूरी सीटें, एक भी सीट नहीं जबकि पूरी सीटों पे क्या जीत हासिल कर लेती है। और पश्चिमी पाकिस्तान के नेता सोचते हैं ये तो अब पूरी तरह से सत्ता में आ गया। लेकिन फिर क्या होता है? शेख मुजीबुर रहमान को जबरन जेल में ठूस दिया जाता है और जनता के अंदर काफी और लोकतंत्र को लेकर मांग बढ़ जाती है और आजाद होने की बातें हो जाती है। फिर शेख मुजीबुर रहमान हमारे भारत के पास आते हैं। किसके पास आते हैं? भारत के पास सब आते हैं, सबको जरूरत पड़ती है भारत की। भारत के पास आते हैं शेख मुजीबुर रहमान। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री रहती है श्रीमती इंदिरा गांधी जी। कौन रहती हैं? इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी से मदद मांगते हैं कि हमें बांग्लादेश को आजाद होना है, तो पूरी मदद के लिए हमारी इंदिरा गांधी तैयार हो जाती है। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात होती है 16 दिसंबर 1971 को। कब? 16 दिसंबर 1971 को भारत द्वारा बांग्लादेश को आजाद करा दिया जाता है। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, वहां के पाकिस्तानी जनरल हमारे सामने घुटने टेक देते हैं और घुटने टेक देते हैं अकेले नहीं जबकि साथ में लेके 92,000 सैनिकों को। कितने बड़े गर्व की बात है, हमारे भारत के जनरल के सामने पाकिस्तान के जनरल 92,000 सैनिक को लेके घुटने टेक देते हैं और बांग्लादेश क्या हो जाता है? स्वतंत्र हो जाता है। इसलिए अब हम बात करेंगे सहयोग के क्षेत्र बांग्लादेश से, विवाद के क्षेत्र। हर चीज के नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू दोनों होते हैं। सहयोग की बात करें तो दोनों देशों के मध्य के अच्छे आर्थिक संबंध है। भारत की नीति है पूर्व की ओर देखो की नीति, उसका बांग्लादेश भी हिस्सा है। दोनों मिलकर अच्छे पर्यावरण मुद्दे पे, जल मुद्दे पे, वैश्विक समस्याओं पे, ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग पे लेकर पे आपस में इनके अच्छे संबंध है, आपस में अच्छी बातचीत कर रहे हैं, तालमेल मीटिंग्स हो रही हैं। और विवाद के क्षेत्र की बात करें तो भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात नहीं करता बांग्लादेश। आजाद हमने कराया, एहसान फरामोश। नदी जल बंटवारा, ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर बांग्लादेश क्या कहता है? कहता भारत ने पानी रोक लिया। भाई हम क्यों रोकेंगे, इतने से देश हो, उच्चे से। सेना को पूरब में जाने, कभी कभी ऐसा हुआ है कि सेना को पूरब में जाने के लिए बांग्लादेश ने रास्ता रोका है। किसने? बांग्लादेश ने, जिसको लेकर भारत ने विरोध जताया। और बात करें तो कुछ कट्टरपंथी समुदाय हैं, कुछ धार्मिक समुदाय हैं जो भारत विरोधी हैं, जिनको क्या करता है बांग्लादेश समर्थन करता है। बांग्लादेश से पूछा भाई समर्थन क्यों कर रहे हो? कहता है विवाद तुमसे, हमसे थोड़ी, हम क्यों तुम्हारे चक्कर में संबंध बिगाड़े। भाई हमने तुम्हारे चक्कर में पाकिस्तान से संबंध कैसे कर लिए, पाकिस्तान को घुटने टिकवा दिए, तुम उनसे उनका विरोध नहीं कर पाते धार्मिक समुदायों का। अजीब हाल है। अब बात करेंगे श्रीलंका की। तो श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका आजाद होता है 1948 को और वहां पे काफी संघर्ष का दौर देखा जाता है। संघर्ष चलता है वहां पे तमिलों के बीच में, वहां सिंहलियों के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है। और संघर्ष क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि तमिलों की अपनी अपनी मांग है। मांगे कैसी है? अलग राष्ट्रीय मांग है, अपनी अलग पहचान की मांग है। और सिंहली इस चीज का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि यहाँ के मूल निवासी नहीं है। अब हम बात करें भारत का हस्तक्षेप। भाई तमिलों की स्थिति को देख के भारत ने 1987 को वहां से बात करने की कोशिश करी, श्रीलंका से बातचीत करने की कोशिश करी, वहां के हालात को सामान्य करने की कोशिश करी। लेकिन वहां पे लिट्टे, किसके? लिट्टे, वहां पे एक संगठन है लिट्टे। लिट्टे की फुल फॉर्म की बात करें तो लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल ईलम। क्या है? लिबरेशन ऑफ टाइगर
तमिल ईलम द्वारा काफी संघर्ष देखने को मिलता है और भारत जो सेना भेजती है वहां पे उस सेना का विरोध होता है और उसे शांति सेना को 1989 में भारत द्वारा वापस बुला लिया जाता है। अब बात करें श्रीलंका की आर्थिक स्थिति की, तो यहाँ की आर्थिक स्थिति ये भले ही छोटा हो लेकिन अर्थव्यवस्था में इसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था को खोला था और अर्थव्यवस्था के मामले में यह बहुत तेज है। जनसंख्या के मामले में इसने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन अभी बात करें वहां पे आपातकाल लगा हुआ है। 1 अप्रैल 2022 से वहां पे आपातकाल की स्थिति बनी हुई है और लोकतंत्र चल रहा है। पता नहीं वहां पे कब राष्ट्रपति शासन हो जाए, कब क्या हो जाए, कुछ कहने को नहीं। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1-2 नंबर में नहीं आएंगे, 6 नंबर में आएंगे। 3 पॉइंट इसके लिखना, 3 पॉइंट इसके लिखना, सहयोग और विवाद के बारे में, बांग्लादेश के बारे में। अब 1 नंबर के काफी सारे क्वेश्चन है। स्थापना कब हुई, स्थापना कब हुई, स्थापना कब हुई, पूरी पाकिस्तान क्या था, ये काफी सारे 1 नंबर के क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नेपाल के बारे में, हम बात करेंगे मालदीव के बारे में, हम बात करेंगे भूटान के बारे में और ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। तो धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे पूरे लेक्चर को देखा। और अगर आपको पसंद आया तो देरी किस बात की, बटन दबाइए ना शेयर वाला, जल्दी दबाइए शेयर। मैं आपके पीछे मेहनत कर रहा हूं, आपको मेरा संघर्ष नजर आना चाहिए, आपको मेरी मेहनत नजर आनी चाहिए। मैं आपको लगन से पढ़ा रहा हूं, फुल मेहनत के साथ। और अब की बार हमारा लक्ष्य क्या है, आपकी बार 90 पार, आपकी बार 90 पार। और कोई छात्र 100 पार भी कर जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे लिए गर्व का विषय है, आपके लिए गर्व का विषय है, खुद उनके गार्जियंस के लिए, उनके शिक्षकों के लिए गर्व का विषय है। और इसी तरह समर्थन बनाए रखिए और वीडियो को लाइक का दबा दीजिए और नेक्स्ट डे बाय डे लेक्चर सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बिल्कुल दबाना मत भूलिएगा। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब कर देते हैं ना, बेल आइकन दबाइए, बेल आइकन दबाइए। क्यों? क्योंकि उससे आपको क्या मिल जाएगा, नोटिफिकेशन। ठीक है, धन्यवाद। मंजिल मुझे मिले ना मिले इसका अहल नहीं, अरे मंजिल के जस्तुजू में मेरा आरमा तो है। तो मंजिल के लिए लगन से पढ़ने रहिए। धन्यवाद।